अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और आज हम डिस्कस करने लगे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक लाइट जब ट्रैवल करती है तो उसमें दो तरह की नेचर पाई जाती है। वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं जो लाइट से मुताल्लिका रेडिएशंस हैं, और इसके अलावा वो मटेरियल लाइक नेचर भी रखते हैं, मटेरियल पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो वेव लाइक नेचर रखना और पार्टिकल लाइक नेचर रखना, ये दोनों नेचर होने की वजह से हम उसे कहते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर रखती है। मगर डी ब्रॉगली ने कहा कि सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि जितना भी मैटर कायनात में मौजूद है वो सब का सब उसके वो वेव लाइक नेचर भी रखता है और पार्टिकल लाइक नेचर भी रखता है। यानी तमाम मैटर ड्यूअल नेचर रखता है, वेव लाइक नेचर भी यानी वेव की तरह मूव करते हैं, और उसके अलावा वो पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करते हैं। तो ड्यूअलिटी सिर्फ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नहीं पाई जाती है, बल्कि ड्यूअलिटी किस में पाई जाती है, तमाम का तमाम जो मैटर एग्जिस्ट करता है उस सब में क्या पाई जाती है, ड्यूअलिटी। मतलब कि वो ड्यूअल नेचर रखते हैं, वेव लाइक नेचर भी और पार्टिकल लाइक नेचर भी। अब पार्टिकल लाइक नेचर से क्या मुराद है, यानी वो सब्सटेंस जो पार्टिकल लाइक नेचर रखता होगा उसमें ऐसी क्या बात होगी, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, उसका कुछ मैस होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर ऐसा है तो डी ब्रॉगली से पूछते हैं कि बताइए आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि तमाम जो मटेरियल पार्टिकल हैं, जितना भी मैटर है वो वेव लाइक नेचर भी रखता है और उसके अलावा पार्टिकल लाइक नेचर भी रखता है। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल डेरिवेशन हमारे सामने रखी, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम वी। प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब यहां पर लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच प्लांक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मैस और वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी डेरिवेशन को किया कैसे किया, तो इसकी डेरिवेशन के लिए एक तो मैक्स प्लांक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उससे मुताल्लिका जो इक्वेशन थी इज इक्वल टू एच वी, इसको और आइंस्टाइन की मैस एनर्जी जो रिलेशनशिप था वो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के हवाले से बात की थी, तो इन्होंने एनर्जी को मैस के साथ रिलेट किया था आइंस्टाइन ने, और ये जो सी है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है, और ये इससे मुताल्लिका मैथमेटिकल डेरिवेशन। ये आइंस्टाइन की मैस एनर्जी रिलेशनशिप की बात की गई, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में ये तो जारी बात है सेम है, एनर्जी की बात हो रही है तो इनको कंपेयर किया जा सकता है। तो एच वी ये वाली बात, और इसके अलावा यहाँ पर एम सी स्क्वायर, तो एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए फॉर्मूला होता है c डिवाइड बाई लैम्डा। c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये फॉर्मूला c डिवाइड बाई लैम्डा इस फ्रीक्वेंसी वाली जगह पे पुट करते हैं तो क्या बनेगा, h वैसे ही है, v की जगह पे c ओवर लैम्डा लिखा हमने, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हमें चाहिए लैम्डा यानी वेवलेंथ के लिए वैल्यू, तो अगर हम इसको यहाँ पे ले आए एम सी स्क्वायर यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी पहले की तरह, और एम सी इसके साथ डिवाइड हो जाएगा एम सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर से सी जो है यानी इसके स्क्वायर से सी कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया यहाँ पर सी, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम सी। सी जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात चल रही थी, तो अगर हम मटेरियल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तमाम मैटर को कंसीडर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो मूव नहीं करता ना वो, तो इस वजह से हम यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच वी, एच डिवाइड बाई एम वी, ये प्रूव हो गया। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। भाई ये जो हमने डी ब्रॉगली से मुताल्लिका जो इक्वेशन ड्राइव की है, क्या इसका हमें कोई फ़ायदा भी है या हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं? बिल्कुल इसका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? हम इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी होती है 2.188 क्रॉस 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है वो। ये हाई वेलोसिटी से मूव करता इलेक्ट्रॉन, इसके लिए प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें मालूम है 6.626 क्रॉस 10⁻34 जाउल सेकेंड, और मैस जो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है वो होता है 9.109 या 108 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम। अब अगर हमें ये वैल्यूज मालूम है तो हम जारी बात है इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो h की जगह पे लिखा जी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी 6.626 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकेंड, और डिवाइड किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.108 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम, और इस तरह से वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं 2.188 क्रॉस 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जब इसको कैलकुलेट किया गया मैथमेटिकली तो आंसर क्या आया 0.33 क्रॉस 10⁻9 मीटर, और अगर मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो किसके इक्वल होगा 0.33 नैनोमीटर। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो आपको मालूम होगा जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवियर होता है, इससे भारी होता है। अगर ऐसा है तो जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, सारी बात है कम हो जानी चाहिए। तो वेवलेंथ इज 1836 टाइम स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों कम है ये वजह पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में कि प्रोटॉन की जो वेवलेंथ की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, वो इलेक्ट्रॉन की लैम्डा या वेवलेंथ की वैल्यू से कम क्यों होती है। तो कम होने की वजह क्या है, क्योंकि जो प्रोटॉन है उसका मास ज्यादा है। कितना ज्यादा है 1836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू वो स्मॉलर होगी 1836 टाइम। तो देखें ना, क्योंकि मास जो है वो लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन में है, मास बढ़ता जाएगा वेवलेंथ की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल उसके लिए 4। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, दोनों का मास तकरीबन 1836 टाइम होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो वेवलेंथ की वैल्यू है किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन से 7344 टाइम स्मॉलर होती है। जैसे ये 1836 टाइम स्मॉलर थी, ये कितने टाइम स्मॉलर होगी 7344 टाइम स्मॉलर। अब हम बात करते हैं एक स्टोन की, यानी एक स्मॉल स्टोन है, उसके लिए मास वो कुछ भी हो सकता है, वो मैथमेटिकली आपको कुछ और वैल्यू भी दे सकता है। तो मास ऑफ स्टोन फर्ज के 10⁻³ किलोग्राम ये मास दिया गया, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू जब दी गई तो 6.626 क्रॉस 10⁻32 मीटर। ये बहुत मतलब कम वैल्यू है वेवलेंथ के लिए। अगर ये वेवलेंथ के लिए कम वैल्यू है तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी, जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं, उनके लिए जो वेवलेंथ, जो हम कह सकते हैं कि वो वेव की तरह बिहेव नहीं करती ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी जब वो ट्रैवल करते हैं तो वेव की तरह की नेचर वो नहीं रखेंगे। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैव नो वेव। उसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वेवलेंथ की वैल्यू वैसे ही कम होती चली जाती है। तो यानी हम इतना बड़ा मास, जितना बड़ा मास होगा उसके लिए जो वेवलेंथ की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो फिर हम मैक्रोस्कोपिक बहुत बड़ी बॉडीज के लिए बात कर रहे हैं कि उनके लिए वेव की तरह की नेचर उनमें नहीं होगी। हम कहेंगे अभी तो कहा था कि वेव लाइक नेचर होती है, तो हम कह रहे हैं कि जो स्मॉलर बॉडीज हैं, माइक्रो बॉडीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात चलती रहेगी तो वो आप बयान कर सकते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंटली, यानी बात समझ आने तक तो ठीक है, क्या इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की गई, क्या इस बात का कोई सबूत है, क्या इसके कोई दलाइल मौजूद हैं हमारे यहाँ कि वाकई जो मटेरियल पार्टिकल या जो हमारा मैटर है वो ड्यूअल नेचर रखता है या इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर रखते हैं। तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर, इनको नोबेल प्राइज भी मिला इस काम करने पर, क्योंकि उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। तो उन्होंने कैसे प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस फ्रॉम हीटेड टंगस्टन फिलामेंट। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बीम एक प्रोड्यूस की, कहाँ से प्रोड्यूस की, टंगस्टन फिलामेंट, हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से उन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हासिल की, और उन्होंने एक्सेलरेट किया इसको, इसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की उनको बढ़ाया बाय वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब उनको प्रोवाइड की, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो उससे वो एक्सेलरेट होने लग गए। फिर इलेक्ट्रॉन ने डायफ्रैक्शन शो की। सारी बात है, ये तो वेव लाइक नेचर रखने वाले पार्टिकल्स ही ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने डायफ्रैक्शन शो की। कब? ऐसे ही डायफ्रैक्शन शो कर दी? नहीं। कब? जब ये निकल क्रिस्टल के ऊपर टकराए तो इन्होंने क्या शो किया? डायफ्रैक्शन। और ये डायफ्रैक्शन शो करना ये तो लाइट का खासा था, वो वेव लाइक नेचर रखते थे।
तो ये पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन बेसिकली पार्टिकल लाइक नेचर रखते हैं, तो ये क्यों कर डायफ्रैक्शन शो कर रहे हैं? तो इससे साबित हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो ड्यूअल नेचर रखती है, पार्टिकल लाइक नेचर भी और वेव लाइक नेचर भी। तो इनको इस कारनामे की सरंजाम देने पर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। और डी ब्रॉगली, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन दिया था और सब चीज़ों के लिए, तमाम मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, तमाम मैटर के लिए बात की थी उन्होंने, यानी उन्होंने ये जो लिमिट्स थी उनको मतलब तोड़ दिया था। तो इस वजह से डी ब्रॉगली को अलग से नोबेल प्राइज मिला था। तो नेक्स्ट हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।